अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक यूनिट 1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 को। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये चैप्टर आप इसी नाम के साथ क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ही था। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। यहाँ पर मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। 9th क्लास की हमारी लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें मैंने यही चैप्टर और यही सारा इंट्रोडक्शन जो है वो अपने लेक्चर में रिकॉर्ड किया हुआ है। आप वहाँ से इसकी बेसिक्स देख सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या है? डेली लाइफ में हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करके लिखते हैं। जैसा कि हम नंबर्स को डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में हमने सेट्स का फंक्शन चैप्टर पढ़ा था। तो अगर हम काउंटिंग को किसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो अरेंजमेंट हमारे पास सेट कहलाती है। इसी तरह इसी बुक में आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर पढ़ेंगे कि उन्हीं नंबर्स को आप अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाता है। और इन्हीं नंबर्स को या इन्हीं तरह के कोई भी अल्फ़ाबेट्स को अगर आप ब्रैकेट्स की फॉर्म में लाइक रोज़ और कॉलम की शक्ल में अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट हमारे पास मैट्रिसेस कहलाती है। तो बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है और नंबर्स की और अल्फ़ाबेट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे हम चलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? अ रेक्टेंगुलर the rectangular array of data into rows and columns is called a matrix। यानी कि अगर आप नंबर्स को रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। और इसको हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, लाइक ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। यहाँ हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया है और यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और जिसमें हमारे पास 1 और 2 लाइक जैसे कि हमारी कॉपी पे लाइंस हैं, जैसे कि ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, इस तरह की जो लाइन की फॉर्म में हो ये रोज़ कहलाती हैं। और जैसा कि ये मार्जिन लाइन आपको नज़र आ रही है पेज पे आप लगाते हैं, उस तरह की अरेंजमेंट नंबर्स की हमारे पास कॉलम कहलाती है। तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्मेशन में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद रोज़ और कॉलम्स की कुल तादाद को हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। लाइक ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो होता है रोज़ इनटू कॉलम्स। ये मैंने R क्रॉस C आपके लिए इसलिए लिखा है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखते हैं देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। कुछ राइटर्स जो हैं इसे 2 बाई 2 भी लिखते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप जो मर्ज़ी लिख लें, चाहे 2 क्रॉस 2 लिखें या 2 बाई 2 लिखें, इट्स अप टू यू। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है और आपने इनके ऑर्डर्स बताने हैं। तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2 बाई 3 या 2 क्रॉस 3। इसी तरह बी में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 3 बाई
2। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास सी में 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स 3/1। डी में हमारे पास एक ही रो है और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, यानी हम एक लाइन लगा सकते हैं और 4 मार्जिन लाइंस की फॉर्म में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर है 1/4। पार्ट 5 में स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही एलिमेंट है। यहाँ से इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को भी डिस्कस करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही नंबर मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/1। और पार्ट 6 में हमारे पास है इसका ऑर्डर 2/2। सो स्टूडेंट्स ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन था हमारे पास एक तरह से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले हमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो जितने भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उन सब की हमने टाइप्स बतानी है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये भी 9th क्लास का ही टॉपिक है। आप 9th क्लास की बुक उठा लें, वहाँ पर बेसिक यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इजी वर्डिंग में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप वो लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। जी स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे बेसिक टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है। अगर हम इजी वर्ड में इसकी डेफिनेशन लिखें, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट अपॉन वन एंड ओनली वन रो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहाँ पे आप एक ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंसर्न इसके कॉलम्स की तादाद के साथ नहीं होता, हम यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज को देख लें। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है, दैट्स वाई ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह कंसेप्चुअली अगर बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट अपॉन वन एंड ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज की तादाद को ना देखें, हम सिर्फ ये देखें कि वहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है, तो दैट इज़ दी कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास ये हो सकती है। अब ये देखें, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ एक ही कॉलम है, दैट्स वाई वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो वो इक्वल का कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2/2 का हो, हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल तादाद में उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, लाइक 3x3, 4x4, 5x5 अप टू सो ऑन n×n तक। तो शर्त ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास रेक्टेंगल के कंसेप्ट से हम इसको लेते हैं। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, 2 पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन 4 साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड दी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम डायगोनल को देख लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलीगॉन है, ये देखें, ये एक 4 साइडेड फिगर है, A B C और D।
इसमें ए और डी का जो क्रॉस है, ए और डी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ आपस में, तो ये लाइन सेगमेंट हमारे पास डायगोनल कहलाती है। यानी ए और डी फर्स्ट और फोर की जो क्रॉस है दैट इज दी मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और सी और बी के क्रॉस से जो लाइन बनती है दैट इज दी सेकेंडरी डायगोनल और ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसके दो नाम है। सो आपको समझ आ गया होगा कि ए और डी फर्स्ट और फोर के क्रॉस से जो लाइन बनती है दैट इज दी मेन डायगोनल और दी प्रिंसिपल डायगोनल, और थर्ड और सेकंड के क्रॉस से जो लाइन बनती है दैट इज ऑफ प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हों दैट इज दी डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग all elements zero other than main diagonal। स्टूडेंट्स याद रखें कि मेन डायगोनल में कम अज़ कम एक भी एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ही नॉन ज़ीरो हों, अगर उनमें से तीनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी होगी जो नॉन ज़ीरो होगी और बाकी तमाम एलिमेंट्स यानी कि मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल की ही एक स्पेशल फॉर्म है कि यहाँ पे डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। अ मैट्रिक्स having same elements in main diagonal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूँ स्टूडेंट्स, k0 0 0 k0 0 0 एंड k। सो ये देखें हमारे पास जो मेन डायगोनल है उसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने की वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और एक ही जैसे नंबर होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम बन जाता है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ स्केलर, सॉरी एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल का स्केलर होना ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज जीरो। मैट्रिक्स विद जीरो एंट्रीज is called null matrix। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ये रो में हो सकता है, कॉलम में हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो की फॉर्म में होंगे और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ओ से। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट्स यूनिट या आइडेंटिटी एलिमेंट वही है कंसेप्ट जैसा कि हमने रियल नंबर्स में या कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसे हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा नंबर 1 मौजूद है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वही आंसर वापस दे देता है, यानी कि 2 × 1 हमारे पास दोबारा से 2 आ जाता है। तो मैट्रिसेस की फॉर्मेशन में हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें वापस वही मिल जाता है। तो ये हमारे पास ये समझ लें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसकी एक स्पेशल फॉर्म है अ स्केलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्री as 1 is unit matrix। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जो कि इटसेल्फ एक डायगोनल भी है, स्केलर भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 होंगे। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों डेफिनेशंस हमारे पास फुलफिल कर रहा है।
इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल भी हुआ। इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने की वजह से ये स्केलर भी हुआ और स्पेसिफिकली 1 होने की वजह से ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी हुआ। तो ये मेरे पास 2×2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह आप 3×3 का भी यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर और अपर ये दोनों स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाली एंट्रीज जीरो होती हैं। एक अजीब सा सिनेरियो है कि लोअर ट्रायंगुलर में हम वो मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज जीरो होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, इफ all entries above the main diagonal are zero, then such matrix is called lower triangular matrix। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो ये हमारे पास होगा तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारा एक क्या है 3×3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही हैं वो हैं 2, 2 एंड 4। ठीक है, अब देखें हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो लोअर होगा उसमें मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज ज़ीरो बनेंगे। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर में इफ़ all entries below the main diagonal are zero, then such matrix is called the upper triangular matrix। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन या इसकी एग्जांपल में हम यूं लिख सकते हैं 1, 2, 4, 0, 2, 1, 0, 0 एंड 4। सो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो मेन डायगोनल है दैट इज़ 1, 2 एंड 4 और हमारे पास मेन डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज बन रही हैं स्टूडेंट्स वो सारी की सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। सो दैट्स वाई ऐसे मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हो दैट इज़ कॉल्ड दी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये एक कन्वर्सली सा आप याद रख लें कि लोअर में हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज ज़ीरो होंगी और अपर में हमारे पास मेन डायगोनल के नीचे एंट्री ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज का पता होना चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास अगर हम इंटरचेंज कर दें रोज को कॉलम के साथ तो जो नया मैट्रिक्स बनता है दैट इज़ दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो दैट इज दी सिमेट्रिक, और अगर कोई मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो दैट इज दी स्क्यू सिमेट्रिक। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 में हम ट्रांसपोज को डिस्कस करेंगे, तब आपको इसका भी पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई दी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन का ऑर्डर देख के हमें उसकी टाइप को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर A को देखते हैं जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस 3। अब हम रिकॉल करते हैं इन चारों डेफिनेशंस को। स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं, तो यहाँ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये स्क्वायर नहीं होगा। रो मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि रो में हमारे पास एक ही रो होती है और कॉलम में हमारे पास एक ही कॉलम होता है, तो सिर्फ हमारे पास रेक्टेंगल की ऑप्शन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जो आंसर है दैट इज दी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 2। एक रो ना होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स नहीं है, एक ही कॉलम होने की वजह से ये कॉलम भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर सेम है, दैट्स वाई ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो ऑर्डर है इसका वो है 3 क्रॉस 1। एक मैट्रिक्स जो है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कंटेन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप के ऊपर रिलाई करें। देखें सबसे पहले यहाँ पर एक ही कॉलम है, दैट्स वाई ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। हम सारी पॉसिबल सिचुएशंस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स डी। स्टूडेंट्स देखें, ना तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 3/3 है, यानी कि ऑर्डर इक्वल होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक रो नहीं है, एक से ज़्यादा रोज हैं, कॉलम भी नहीं हो सकता, तो इटसेल्फ ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई, दैट इज 2 0 1। इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 3। एक रो है, 3 कॉलम है। एक ही रो होने की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, और ऑर्डर सेम ना होने की वजह से ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एफ में हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारे पास एक सिंगल्टन मैट्रिक्स है। सिंगल्टन मैट्रिक्स वो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, दैट इज़ दी सिंगल्टन मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे उसकी टाइप को डिफाइन नहीं किया, इसलिए हम सिंगल्टन नहीं लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 क्रॉस 1। एक ही रो होने की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम होने की वजह से ये कॉलम भी है, और ऑर्डर सेम होने की वजह से ये हमारे पास स्क्वायर भी है। सो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 5 मैट्रिसेस में से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। हमें सबसे पहले डेफिनेशंस रिकॉल होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा, ठीक है, सारी एंट्रीज जीरो हों, दैट इज द डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं। लोअर ट्रायंगुलर हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो 0 होती हैं, और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एंट्रीज के नीचे एंट्रीज 0 होती हैं। सो सबसे पहले बारी बारी चेक करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज के अलावा क्या तमाम एंट्रीज 0 हैं? ऐसा नहीं है, ये तो 0 हैं लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो ये डायगोनल नहीं होगा। ठीक है, स्केलर भी नहीं है, तो ये हमारे पास यूनिट होगा। यूनिट भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर नहीं है तो वो यूनिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मेन डायगोनल के जो ऊपर एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं? 0 हैं। तो ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसी ऑर्डर पे गौर करें तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और ऑर्डर वो अगर जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों, तो वो हमारे पास स्क्वायर भी बनता है। तो यहाँ हम इसकी तमाम पॉसिबल फॉर्म्स लिखेंगे। ये हमारे पास लोअर भी था और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 बी में हमारे पास ज़रा गौर से देखें तो डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हैं? 0 हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल की तमाम एंट्रीज स्टूडेंट्स एक जैसी हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास स्केलर भी हुआ। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर तमाम एलिमेंट्स 0 है, तो ये हमारे पास लोअर भी हुआ।
लोअर ट्राइंगुलर। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर भी हुआ। यूनिट इसलिए नहीं हो सकता कि -6 की जगह अगर 1 1 होता तो ये हमारे पास यूनिट भी होता। और स्टूडेंट्स अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो वो 3x3 है, इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर भी होगा। तो ये तमाम इसकी पॉसिबल टाइप्स थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में अगर आप देखें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज के अलावा तमाम एंट्रीज जीरो नहीं है, तो ये डायगोनल नहीं होगा, ये स्केलर भी नहीं होगा, लेकिन मेन डायगोनल के ऊपर जितनी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, दैट्स वाई ये लोअर ट्रायंगुलर है। और इसका ऑर्डर 2x2 है, दैट्स वाई ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले देखें कि क्या ये डायगोनल है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। सो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज सेम है, दैट्स वाई ये हमारे पास स्केलर भी हुआ। डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने के साथ साथ 1 भी हैं, तो दैट्स वाई ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट भी है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये आइडेंटिटी भी है। डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स जीरो होने की वजह से ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर भी है, और डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो होने की वजह से ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसा मैट्रिक्स जो एट अ सेम टाइम लोअर भी हो और अपर भी हो तो उसको हम सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसको हम सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में अगर आप देखें तो डायगोनल एंट्रीज के अलावा देखें, अब डायगोनल एंट्रीज में स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ जीरो आ रहा है डायगोनल में। मैंने स्टार्ट में कहा था कि एटलीस्ट अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री है डायगोनल में तब भी वो डायगोनल होगा। सो यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों नॉन जीरो हैं, अगर ये जीरो है तो इट्स ओके। डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज जीरो है, सो दैट्स वाई ये डायगोनल भी होगा। ठीक है, लेकिन ये स्केलर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक जैसी एंट्रीज नहीं है। डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो दैट्स वाई ये अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर भी होगा। और डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर भी हुआ। और ऑर्डर सेम होने की वजह से यहाँ पे भी इसका ऑर्डर स्टूडेंट सेम था 3x3, तो ये स्क्वायर भी होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 3x3 है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ में स्टूडेंट्स डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज जीरो नहीं है, दैट्स वाई ये डायगोनल नहीं है, ये स्केलर भी नहीं है, ये यूनिट भी नहीं है। डायगोनल के ऊपर एंट्रीज जीरो नहीं है, दैट्स वाई ये लोअर ट्रायंगुलर भी नहीं है। हाँ, डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं। अगर मैं डायगोनल को शेड करूं तो इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो है, दैट्स वाई ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ऑर्डर सेम होने की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्वायर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स जी। मैट्रिक्स जी को अगर आप गौर करें तो डायगोनल में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी है जो नॉन जीरो है, तो एटलीस्ट एक भी अगर नॉन जीरो है तो ये हमारे पास डायगोनल होगा। ठीक है, डायगोनल की एंट्री सेम ना होने की वजह से ये हमारे पास स्केलर नहीं हो सकता। हाँ, यूनिट भी नहीं हो सकता, बट डायगोनल के ऊपर जितनी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर होगा। डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर भी होगा। और ऑर्डर सेम होने की वजह से ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8।
इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। डायगनल के अलावा स्टूडेंट्स तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स भी है। डायगनल के एलिमेंट सेम होने की वजह से ये हमारे पास स्केलर भी है। डायगनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने की वजह से ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर भी है। डायगनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने की वजह से ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। और ऑर्डर सेम होने की वजह से ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन को। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो तो स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स एक और टर्मिनोलॉजी है, एक और टाइप है हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन। वो कम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए होता है। इंशाल्लाह अगर एक्सरसाइज में आगे उसके क्वेश्चन आए तो वहाँ पे वो डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ को ही कॉलम में चेंज करें। अगर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं तब भी आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। और अगर ये ट्रांसपोज इटसेल्फ दोबारा से मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह देंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कोई एक ऑपरेशन यूज़ करूँगा, या मैं रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में। तो हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो है 2 0, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड रो है हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ 5 एंड 6। सो देखें ए और ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, सो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स बी। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें सो देखें इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 4 हैं, और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 हैं। तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो एक ही रो है वो हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो आप देख रहे होंगे कि बी और बी का ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, as B is not equals to B transpose, so B is not symmetric। इसी तरह इसके पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं सी का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में चेंज करें। पहली रो है हमारे पास 2 और 6, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ। दूसरी रो है 9 और 2, इसको भी मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप गौर करें तो क्या ये सी और सी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 आ गया। सो एज सी इज नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज, सो सी इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, डी का ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी फर्स्ट रो है 0 1 और 9, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसी तरह दूसरी रो है -1 0 और 5। थर्ड रो है -9 -5 और 0। जी स्टूडेंट्स देखें स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है। तो वो मैट्रिक्स जहाँ पे नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे
अभाम रहता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन बन सकती है। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि डी और डी का ट्रांसपोज इक्वल नहीं है। जहाँ पे हमें 1 चाहिए वहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है, लेकिन हम इसका नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हम डी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डी 0 1 9 -1 0 एंड 5 -9 -5 एंड 0। हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ डी। नेगेटिव ऑफ डी का मतलब है कि साइन चेंज कर दें, 0 -1 -9 1 0 एंड -5 9 5 एंड 0। ये हमने स्टूडेंट्स निकाल लिया इसका नेगेटिव डी। अब ज़रा गौर करें कि क्या हमारे पास डी ट्रांसपोज और नेगेटिव डी आपस में इक्वल हैं? एग्जैक्टली इक्वल हैं। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। तो हम कहेंगे कि जो डी है हमारे पास वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे कि एज नेगेटिव ऑफ डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज, सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये काम स्टूडेंट्स आपने तब करना है जब आपके पास गिवन मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव का साइन मौजूद हो, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। तो हमने वेरीफाई किया है कि अगर हम डी का नेगेटिव निकालते हैं तो वो डी ट्रांसपोज बनता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ई। यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है तो माइट पॉसिबल कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बने। तो सबसे पहले हम ई का ट्रांसपोज निकालते हैं। ई का ट्रांसपोज लेने के लिए स्टूडेंट्स जो इसकी रोज़ हैं उसे कॉलम की फॉर्म में लिखें। पहली रो है 3 6 एंड 9, 3 6 एंड 9, इसको कॉलम में लिखा। सेकंड रो है -6 2 एंड 0, इसको हमने कॉलम में लिखा। और थर्ड है 9 0 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें क्या ई और ई का ट्रांसपोज इक्वल है? ये तो इक्वल हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे कि एज E is equals to E transpose, so E is symmetric। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास F। अगर हम F का ट्रांसपोज लेते हैं 9 0 एंड 1, इसी तरह थर्ड सेकंड है 0 6 एंड 3, उसके बाद थर्ड रो है 0 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स देखें कोई नेगेटिव साइन मौजूद नहीं था, दैट्स वाई स्क्यू सिमेट्रिक का चांस नहीं है। क्या एफ और एफ ट्रांसपोज इक्वल हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि एज एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ट्रांसपोज, सो एफ इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसे अपने स्टूडेंट्स, फेलोज़ और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।